नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे आज बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर है। कौन कौन सी? केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों से बोला है कि भैया कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाइए, बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। इस न्यूज को समझेंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा क्लियरेंस किया गया है, उस क्लियरेंस को फिर से चेक करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है, और इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने को बोला एनजीटी ने। इसके बारे में बात करेंगे। चाइना और पाकिस्तान से मिलकर हमारी नेवी को क्या कोलिजिव थ्रेट है, इसके बारे में पार्लियामेंट्री पैनल ने बातचीत की है, इसको देखेंगे। जो मेडिकल डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ओवरऑल पेसमेकर लगाया जाता है आपके दिल में, फिर ऑक्सीमीटर, इस प्रकार के कंपोनेंट्स को कैसे स्पाईवेयर, मालवेयर को सब्जेक्ट किया जा सकता है, आपका हेल्थ डाटा चुराया जा सकता है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और यहां पे मिशन है टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट्स ओवर 1 लाख विलेजेस। 1 लाख विलेजेस में इंडिया के कल्चरल एसेट्स की मैपिंग। वैसे तो जितने 6.5 लाख विलेजेस है, सब में ये मिशन ओवरऑल इंप्लीमेंट किया जाएगा, बट क्या टाइमलाइन से और किस हिसाब से इसकी शुरुआत की जा रही है, ये हम डिटेल में समझेंगे। एडिटोरियल की बात करें दोस्तों, तो द ट्रंप इंडिक्टमेंट, अ पोलराइज्ड अमेरिका। ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्या क्या केसेस चल रहे हैं 2024 के इलेक्शन से पहले, ये पर्टिकुलर मुद्दा काफी हवा पकड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आईएफए निगोशिएशन, ये आईएफए निगोशिएशन कैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को हिला सकती हैं, जो ऑलरेडी दुनिया भर की कंट्रीज साइन करके बैठी हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज आईएफए का निगोशिएशन कर रही हैं। इंडिया इसका अपोजिशन कर रहा है। इंडिया क्यों अपोजिशन कर रहा है, ये सब देखेंगे। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और आरबीआई की रिसेंटली एमपीसी के अंदर रेपो रेट का ना बढ़ाना, ये कैसे रिलेटेड, इसके बारे में बात करेंगे। और लीगो इंडिया का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतने एडिटोरियल्स हैं दोस्तों। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन लॉन्च हो चुकी है। ये हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम की ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप स्टोर में हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर्च मारिए, आपको ऐप मिल जाएगी। जो लोग iOS यूजर है, एप्पल के यूजर्स हैं, वो ओवरऑल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप की बजाय माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। आपको माई इंस्टीट्यूट की ऐप मिल जाएगी iOS के प्लेटफॉर्म में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कोड आपसे पूछेगा, तो वो आप PJDDN डाल सकते हैं और उसके बाद नॉर्मल लॉगिन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर मैं रेगुलरली आपके लिए लाइव सेशंस लेके आऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक टेस्ट सीरीज और यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मैंने लॉन्च किया, अगर आपको ठीक लगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर डाउट्स पूछने हैं तो एक बार इस पे आइए, और जल्दी मैं एक लाइव इस पे आपके लिए लेक्चर लेने वाला हूं। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड, सबके लिए वो कंप्लीटली फ्री होगा, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब स्टबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम बट ही वाज ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके बिल्कुल फिक्स व्यू पॉइंट है और आप उसको बदलने को तैयार नहीं, और बिल्कुल अड़े हुए हो कि मैं तो अपना ओपिनियन नहीं बदलूंगा, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन तो यही रहने वाला है। तो इसको आप बोलोगे ऑब्ड्यूरेट। पहली न्यूज जीएस पेपर 2, हेल्थ एडवाइजरीज, सेंटर टेल स्टेट्स टू डू मोर कोविड टेस्ट। भैया क्या है कि कोविड-19 के केसेस देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल कोरोना का जो केसेस का नंबर है वो तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो टेस्टिंग रेट है वो पर मिलियन पीपल 100 टेस्ट से भी कम है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री यहां पे रिव्यू मीटिंग के समय पे राज्य की सरकारों को बोल रही है कि भाई अपनी टेस्टिंग को थोड़ा रैंप अप करिए और आरटी-पीसीआर टेस्ट ज्यादा करिए, जो कि वो थोड़े रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है कि जो कोविड टेस्टिंग है ये ट्रांसमिशन रिडक्शन कर सकता है एट बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल, इसलिए टेस्टिंग के लेवल को आप बढ़ा के रखिए। अभी क्या है कि ये जो 7 अप्रैल को हफ्ता खत्म हुआ है, पिछले हफ्ते में डेली बेसिस पे 4188 कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं, काफी तेजी से बढ़े। 3 हफ्ते पहले ये नंबर प्रतिदिन का 571 था, तो ऑलमोस्ट 8 गुना होता नजर आ रहा है। जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है फॉर द वीक एंडिंग 7 अप्रैल वो है 3.02%। ज्यादातर जो सर्ज हैं कोरोना के वो केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में है। 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखो तो पॉजिटिविटी रेट दिखा रही है 10% से ज्यादा का, मतलब अगर 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो 10 से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। फिर कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में भी 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा आ रहा है, जो कि अच्छा खासा होता है। 5% से ज्यादा मतलब 20 में से कम एक आदमी को तो कोरोना निकल ही रहा है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर ये टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहां पे बढ़ सकते हैं। इसलिए यूनियन मिनिस्टर
हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया राज्यों से बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन बढ़ाइए वल्नरेबल पॉपुलेशंस का, इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करिए, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करिए हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वगैरह वगैरह। ग्लोबली अगर आप देखो तो इस हफ्ते ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 88,503 कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में देखने को मिले हैं। WHO इस समय पे बहुत से वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहा है, जिसमें XBB.1.5 काफी इंटरेस्ट में है। 6 और वेरिएंट्स हैं, BQ.1, BA.2.75, CH.1.1, XBB, XBF, XBB.1.16। ओमिक्रॉन और उसके सब लीनिएज इस समय पे प्रीडोमिनेंट वेरिएंट हैं पूरी दुनिया के अंदर। जो XBB.1.1.6 है, इसकी फरवरी में प्रेवलेंस रेट था 21.6%, जितने भी पॉजिटिव केसेस थे, और मार्च में हो गया 35.8%। हालांकि ओवरऑल XBB.1.1.6 के इंसिडेंट के बढ़ने के साथ साथ मॉर्टेलिटी नहीं बढ़ी है, इंसान मरा नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मतलब ये वायरल लोड उतना खतरनाक नहीं है कि आदमी को मार दे। तो बस यही एक चीज है जिसमें हम खुश हो सकते हैं। मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया 90% कवरेज प्राइमरी वैक्सीनेशन का पूरा कर चुका है, मतलब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज इंडिया की 90% से ज्यादा आबादी को मिल चुके हैं। लेकिन प्रिकॉशन डोज लोग कम ले रहे हैं, जो तीसरी डोज लगती है ना प्रिकॉशनरी डोज, वो कम ले रहे हैं यहाँ पे। तो राज्य की सरकारों से बोला जा रहा है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो डिजीज से ग्रस्त है, बूढ़ी है, उसको आप कम से कम अर्जेंट बेसिस पे प्रिकॉशन डोजेस अवेलेबल करवाइए। जो कि प्रिकॉशन डोजेस दोस्तों केवल उन लोगों ने ली हैं जो बहुत ज्यादा हाईली आप कह लो अवेयर हैं इन सब चीजों को लेके। नॉर्मल कर केसेस में फर्स्ट सेकंड डोज के बाद लोगों ने ज्यादा डोजेस नहीं ली। ओके, मनसुख मंडाविया साहब ने राज्य को यह भी बोला है कि आप अलर्ट रखिए, कोविड-19 के मैनेजमेंट को बिल्कुल ऑन टोज रखिए, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाइए हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, हेल्थ प्रिपेयरनेस के डाटा को चेक करिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ ऑफिशियल के साथ। राज्य के ऑफिशियल्स पर्सनली मॉनिटर करें और रिव्यू करें प्रिपेयरनेस ऑफ लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सफिशिएंटली डिजाइंड एंड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए एसेंशियल मेडिसिन का, और समय समय पे डाटा को कोविड-19 इंडिया पोर्टल पे अपडेट भी करते रहना। ठीक है, अगली न्यूज जीएस पेपर 3-2 कंजर्वेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज। एनजीटी सेट्स अ पैनल टू रिविजिट क्लियरेंस गिवन टू ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट यहां पे चलाया जा रहा है, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है ऑन द साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी साउदर्न एंड पे कहां पे, तो भाई ये आपको निकोबार आइलैंड दिख रहा है, अगर आप देखो तो ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का नक्शा है। बिल्कुल इसके साउथ में निकोबार आइलैंड में गलाथिया बेस के पास ये पूरा का पूरा पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसको आप बोलते हो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, यहां पे क्या क्या बनाया जाएगा, तो एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप का डेवलपमेंट किया जाएगा, 450 MVA का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा 16,610 हेक्टेयर लैंड में। ठीक है, 72,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अभी के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे ले जाने से पहले एक कमिटी कंस्टिट्यूट करिए जो कि रिविजिट करेगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने दिया है। तो MOEF&CC मिनिस्ट्री ने जो क्लियरेंस दी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उस क्लियरेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कौन सी प्रोसीजर के हिसाब से वो क्लियरेंस दी गई, इसको चेक करने के लिए फिर से एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इसको हेड करेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ओवरऑल 2 महीने के अंदर एनजीटी को इसकी पर्टिकुलर रिपोर्ट यहां पे दी जाएगी। अपील में यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है ये एडवर्स इंपैक्ट रखता है रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया पे, हैबिटाट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज को डैमेज करता है। जो गलाथिया बे है इस पर्टिकुलर आइलैंड में, वहां पे बर्ड्स के लिए नेस्टिंग ग्राउंड है। ये प्रोजेक्ट एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन का पार्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में एनओसी देने से पहले एक सीजन के डाटा को खंगाला गया, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इंपैक्ट असेसमेंट कम से कम 3 सीजन का करना है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स 3 सीजन की चेक करनी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को चेक करना है, ये देखना है टर्टल नेस्टिंग साइट डिस्टर्ब तो नहीं होंगी, डॉल्फिन और दूसरी स्पीशीज को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, ठीक तरीके से सब चीजें नहीं देखी गई हैं। इस अंदाजे पे एनजीटी फिर से बोल रहा है कि हाई पावर्ड कमेटी बनाओ जो चेक करेगी कि हाँ सही तरीके से सब कुछ हुआ है कि नहीं। अब जब एनजीटी ने बोला कि ओवरऑल पोटेंशियल इल इफेक्ट्स हो सकते हैं आइलैंड के ऊपर, बहुत सारे पेटिशनर्स ये बोल रहे हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो पर्टिकुलर कंपनी जो इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि द प्रोजेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड विल ट्रांसफॉर्म द आइलैंड इनटू अ हब ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट। मतलब हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बेसिस पे इस आइलैंड का नक्शा ही बदल देंगे। ओवरऑल इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनएंडको का ये बोलना है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएगा। अंडमान निकोबार
आइलैंड्स की हिस्ट्री बदल के रख देगा, मतलब पूरा लेआउट बदल के रख देगा, उसको सिंगापुर बना देगा, बहुत तरह की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन एनजीटी का बोलना है कि ये सब करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A के अंदर आता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मतलब ये जो CRZ-IA वाला इलाका है, इसके अंदर पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन से ह्यूज नंबर ऑफ कोरल कॉलोनीज को नुकसान पहुंचेगा। देखा जाए तो 20,668 कोरल कॉलोनीज प्रेजेंट है इस इलाके में। एनइंडको का यह बोलना है कि 16,150 को दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया जाएगा। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि नेचुरल इकोसिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ क्या सही है? अगर आप ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये ग्रेट निकोबार का, जहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 130.75 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको काटने पड़ेंगे। सरकार बोलती है कि हम इसके बदले में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पेड़ लगाएंगे। आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सैपलिंग लगाओगे और पेड़ काटोगे निकोबार आइलैंड्स में, वो सैपलिंग पेड़ को कभी कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हजारों साल बन गए, इनको लग गए इनको बनने में, तो एक सैपलिंग लगा के आप कभी भी इनको कंपनसेट नहीं कर पाओगे। दूसरा, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल्स रहते हैं। सरकार का बोलना है कि ट्राइबल्स को प्रॉपर तरीके से रिलोकेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार सोच नहीं रही उनके लिए, बिल्कुल सोच रही है। बट देखिए कोर टर्म्स में आप देखोगे तो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 और ट्राइबल राइट्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन कुछ हद तक तो इनका हनन है। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, आप किस थॉट प्रोसेस को बिलोंग करते हो? एक थॉट प्रोसेस तो ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है इंडिया के लिए, इसको आप डेवलप करो। ये कल की डेट में बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए पैदा कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आप किसके कॉस्ट पे करोगे? क्या नेचुरल एनवायरमेंट रिसोर्सेज के कॉस्ट करोगे, हमारी इकोलॉजी के कॉस्ट पे करोगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपकी फिलॉसफी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। कोई बिल्कुल ही प्रो डेवलपमेंट पर्सन होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई ये प्रोजेक्ट सही है, हम कोशिश करेंगे एनवायरमेंट को बचाने की, लेकिन प्रोजेक्ट बनाओ। दूसरा बोलेगा कि नहीं भाई एनवायरमेंट को उसके प्रिस्टीन फॉर्म में रहने दो, हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं। तो अब वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को किस प्रकार से अप्रोच करते हो। समझ गए भाई को? तो ये ट्राइब्यूनल ऑर्डर है, इसमें जो हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, इसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे अंडमान निकोबार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर होगा, नॉमिनी होंगे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के, सेक्रेटरी मिनिस्टर शिपिंग एंड डायरेक्टर के नॉमिनी होंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मेंबर होगा, वगैरह वगैरह। तो ये हाई पावर्ड कमेटी क्या बोलेगी इसको देखेंगे। गलाथिया बे की दोस्तों लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे निकोबार आइलैंड्स के बिल्कुल साउथ में जहां पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है, तो खैर ये डूब गया है, इससे थोड़ा ही नॉर्थ में आपको यहां पे गलाथिया बे नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउस पैनल अप्राइज्ड ऑफ कॉलिसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस। देखिए इंडियन नेवी के पास अभी के लिए 130 शिप और सबमरीन है। टारगेट ये है हमारा कि हम लोग 200 प्लस शिप की नेवी बने, बट जिस हिसाब से हमारी स्पीड चल रही है अगले 1-2 सालों में हमारे पास 155 से 160 शिप्स और सबमरीन होंगे टोटल। ऐसा किसने बोला है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल अनिल चौहान साहब ने। यह सबमिशन अनिल चौहान साहब ने किसके सामने दिया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को। वहीं पे अगर आप इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी से कंपेयर करें तो चाइनीज नेवी के पास 355 शिप्स हैं। इस समय पे नंबर्स के रिस्पेक्ट में चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और चाइना लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है उसकी नेवी को इंप्रूव करने के लिए। तो एक कॉलिजिव थ्रेट है यहां पे चाइना पाकिस्तान की तरफ से, चूंकि चाइना पाकिस्तान की नेवी को एक्सपेंड करने में मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आने में भी चाइना का एक बड़ा रोल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अभी से 4-5 सालों में चाइनीज नेवी के पास 555 शिप्स होंगे, तो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इंडियन नेवी के पास इस समय पे 143 एयरक्राफ्ट्स हैं और 130 हेलीकॉप्टर्स हैं। इन एडिशन 43 शिप्स और सबमरीन्स इंडियन नेवी के अभी अलग अलग शिपयार्ड्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है और उससे अलग 51 शिप्स, 6 सबमरीन और 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनवाने का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। यह कंस्ट्रक्शन इंडिजीनियस होगा, इंडिया के अंदर होगा, टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास है, लेबर, मैन पावर, पार्ट्स भी इंडिया के पास है। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट हो सकता है हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, बट ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिजीनियस है। ठीक है, ओवरऑल इंडियन नेवी के पास कितने एसेट्स होने चाहिए, कितने प्रकार के एयरक्राफ्ट, कितने हेलीकॉप्टर, इसके प्रॉपर कैलकुलेशंस होते हैं। इंडियन नेवी कितने टास्क और मिशंस में इन्वॉल्व है, सरफेस एसेट्स इंडियन नेवी के कितने हैं, कौन कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी इंगेज कर रही है, किस पर्टिकुलर जोन में इंगेज कर रही है। इन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट आता है लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव प्लान,
2012 से 2027। इस पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से हमारे रिकॉनेसेंस ऑपरेशन, ओवरऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सबको पेरियूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर जो कि रिकॉनेसेंस और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, इनका एक शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। उसको प्रोग्रेसिव प्रोक्योरमेंट के थ्रू बाहर की कंट्री से खरीद के हमारी सरकार कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पिछले एक डिकेड में चाइना के पास 250 नेवी शिप से बढ़ के 350 हो चुके हैं। उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी समय पे इंडियन ओशन रीजन में चाइना के 8 से 9 जहाज, जो कि रिसर्च वेसल्स भी हो सकते हैं, घूमते रहते हैं। वो ओवरऑल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के प्रीमाइस पे इंडियन ओशन में घुसे और अब वो इंडियन ओशन में लगातार अपनी प्रेजेंस बना के बैठे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2030 तक अभी पाकिस्तान नेवी जितनी भी है उससे 50% एक्सपेंड करेगी, और इस एक्सपेंशन में चाइना एक्टिवली पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडियन नेवी भी अपने आप को एक्सपेंड करता रहे। अब बैलेंस्ड बिल्ट ऑफ इंडियन नेवी इज इंपॉर्टेंट, जहां पे शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए एश्योर्ड फंडिंग सरकार की तरफ से आना चाहिए। फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कॉल्यूशन भी हमें करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। समय समय पे थ्रेट परसेप्शन के ग्राफ्स को बनाना। हॉस्टाइल नेशंस तो है ही हमारे नेबरहुड में, उनको देखते हुए चीजों को करना। क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री बेसेस बना चुकी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो। इनफैक्ट दिजिबोती में मिलिट्री बेस है ओवरऑल चाइना का। तो ये सब ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडिया को एक वार्निंग सिग्नल देता है कि अपनी नेवी को तेजी से एक्सटेंड करो। इनफैक्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी चाइना की ओवरऑल इंडियन ओशन में घूमती रहती हैं। हमारी नेवी जरूर उनको ट्रैक करती रहती होगी। हालांकि कभी अगर वॉर जैसी सिचुएशन बनती है तो उस केस में हमें काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जब जंग छिड़ेगी ना दोस्तों, मान लीजिए छिड़ती है, भगवान करे ना छिड़े, तो वो जंग सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं रहेगी। वो ओशन पे, हवा में, लैंड में, हर जगह लड़ी जाएगी। ठीक है, फिर हो सकता है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज मिलिट्री शिप हमारे शिप को अटैक कर दे, हम काउंटर अटैक कर दे साउथ चाइना सी में चाइना के किसी पर्टिकुलर शिप पे। फिर तो जब जंग होती है तो उसका कोई पैमाना नहीं होता, फिर वो जंग होती है, आपको मारना है या मरना है। चलिए अगला, जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी। कॉमन मेडिकल डिवाइसेस फेस रिस्क ऑफ मालवेयर अटैक। तो भैया ऑक्सीमीटर्स, हियरिंग एड्स, ग्लूकोमीटर्स, पेसमेकर जो हार्ट में लगाते हैं, ग्लूकोज नापने वाला, सुनने वाला, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन नापने वाला, ये जो मेडिकल डिवाइसेस है ना, ये भी स्पाईवेयर और मालवेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये भी आपके मेडिकल डाटा को लीक कर सकते हैं अगर प्रॉपर साइबर प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है तो इसलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स केंद्र की सरकार का अर्जेंट इंटरवेंशन चाहते हैं टू रिकॉग्नाइज दिस थ्रेट एंड इमीडिएटली पुट इन प्लेस मेजर्स टू प्लग एनी पॉसिबल ड्रेन। क्या है, रिसेंटली इंडिया के टॉप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रैंसमवेयर अटैक्स देखने को मिले, और इन रैंसमवेयर अटैक्स में ऐसा बोला जा रहा है कि मिलियंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ हेल्थ डाटा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का चोरी हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल का, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का। उसी समय पे एक अटैक हुआ था हमारी प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के ऊपर, जो कि फेल हो गया। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा, जो कि दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जेनरिक मेकिंग कंपनी है, जेनरिक फार्मा मेकिंग कंपनी है, उसके ऊपर भी एक साइबर अटैक हुआ। और इस साइबर अटैक में ऐसा बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो जो रैंसमवेयर अटैक होता है उसमें होता यह कि कंप्यूटर वायरस को सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाता है, वो सिस्टम ओवरऑल हैकर के कंट्रोल के अंदर चला जाता है, रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, फिर रिकॉर्ड से कंट्रोल को रीगेन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, रैंसम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट में ये बात की जा रही है कि बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके सर्वर प्रोन है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम छोटे मेडिकल डिवाइसेस जैसे ऑक्सीमीटर, हियरिंग एड्स, ग्लूकोमीटर, मेडिकल मॉनिटरिंग वॉचेस, इम्प्लांट जैसे कि पेसमेकर्स, इंसर्टेबल लूप रिकॉर्डर्स, जो कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस और सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइसेस है ना, जो कि इंटरनेट, मोबाइल फोन से कनेक्ट हो सकते हैं, सर्वर और क्लाउड से कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आपके हेल्थ डाटा को लीक कर सकते हैं। आपका हेल्थ डाटा इनके साथ सेफ नहीं है। इंडिया आगे आने वाले समय में टॉप 20 मार्केट्स में होगा मेडिकल डिवाइसेस को बेचने के लिए। तो दुनिया की जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस बेचने वाली कंपनी है वो इंडिया की तरफ आंख गड़ाए बैठी हैं। एशिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा मार्केट है ओवरऑल मेडिकल डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में इंडिया। $50 बिलियन का मार्केट हो जाएगा मेडिकल डिवाइसेस का इंडिया 2025 तक। यह बोलना है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का। इनफैक्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टैटिस्टिक ये बोलता है, जो कि दिया है एसोसिएशन फॉर इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने, कि मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट 2020-21 में था 44,708 करोड़ रुपए, लगभग $5.59 बिलियन, जो कि 2021-22 में हो चुका है $7.91 बिलियन, 63,200 करोड़। 41% का जंप मारा है केवल एक साल में।
मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट एक साल में 41% का जंप मार रहा है, तो 2025 तक ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा होने वाला है, वो पर ईयर बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया में आबादी हर साल 1.6% पे बढ़ रही है, इंडिया में बूढ़े लोग की ताकत बढ़ रही है, 10 करोड़ से ज्यादा हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, मिडिल क्लास की जेब में पैसा आ रहा है, तो कल की डेट में ओवरऑल इलाज के लिए वो खर्चा कर सकते हैं। तो खर्चा करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस बेचने वाली कंपनियां भी इंडिया के अंदर बढ़ेंगी। तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म की जरूरत है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो कि अभी के लिए हमारे पास है नहीं। डाटा अगर आप बात करो, किसी भी सेक्टर का डाटा हो, चाहे वो शॉपिंग करने वाले लोगों का डाटा हो, जैसे कि अक्सर कर आपने देखा होगा कि गूगल पे, पेटीएम पे, इन सब के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप डाटा को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, लोगों की परचेजिंग हैबिट, शॉपिंग हैबिट्स को लीक कर देते हो बड़ी बड़ी कंपनीज को, ताकि वो सिलेक्टिव टारगेटिंग कर सकें प्रोडक्ट बेचने में। उसी प्रकार से फार्मा डाटा होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में आ गया तो सिलेक्टिव टारगेटिंग करके मेडिकल प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस को बेचा जा सकता है। तो डाटा नया ऑयल है, जैसे ऑयल पुराने समय पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी होता था, आज भी होता था, तो डाटा भी उस प्रकार की ही कमोडिटी है, जिसके यूज को रैम्पेंट, सोफिस्टिकेटेड और सीवियर तरीके से आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हैवॉक कॉज कर सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाईली सेंसिटिव और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर्ड है, और कल की डेट में साइबर अटैक होता है तो ये इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसको कॉम्प्रोमाइज होने से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि फार्मा कंपनीज लीगेसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो पुराना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर आप देखो तो पुराने आईटी सिस्टम्स के हिसाब से चल रहा है, और उस समय पे जो आईटी सिस्टम्स बनाए गए थे उनके दिमाग में साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं। लेकिन आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, रैंसमवेयर अटैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मुद्दे हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में जब सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की बात कर रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी डाटा प्रोटेक्शन हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड डाटा है, इसको भी रेगुलेट करना पड़ेगा। और आज की आखिरी न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, आखिरी न्यूज है, एडिटोरियल्स के बाद आएंगे। मिशन टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट्स कवर्स ओवर 1 लाख विलेजेस। तो भैया इंडिया की यूनिक कल्चरल हेरिटेज, खासकर रूरल इंडिया के, इसको हार्नेस करने के लिए गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं और डॉक्यूमेंट किए हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोर देन 1 लाख विलेजेस इन द कंट्री। हमारे देश के कंट्री की 1 लाख से ज्यादा गांव के डिस्टिंक्टिव फीचर्स को यहाँ पे मैप किया गया और उसको डॉक्यूमेंट किया गया, डॉक्यूमेंट में सेव किया गया। इसको बोला जाता है कल्चरल एसेट मैपिंग। विलेजेस को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट विलेज है, या डेवलपमेंटली इंपॉर्टेंट है, स्कॉलिस्टिकली इंपॉर्टेंट है, किसी विलेज में कोई पर्टिकुलर प्रकार का टेक्सटाइल प्रोजेक्ट बन रहा है क्या, या किसी पर्टिकुलर विलेज के साथ कोई हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है क्या। जैसे महाभारतों में जो जगहों का नाम है उनको विलेजेस से कोरिलेट किया गया है। इकोलॉजिकल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बिश्नोई विलेज है जोधपुर के पास राजस्थान में, वहां पे केस स्टडी फॉर लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट की तरह देखा गया। उत्तराखंड के रैनी विलेज को चिपको मूवमेंट से एसोसिएट किया गया। फिर अगर आप देखो तो मोधेरा इन गुजरात को डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंस के कंटेक्स्ट में देखा गया, पहला सोलर पावर विलेज है वो इंडिया का। फिर हिस्टोरिकल कैटेगरी में कांदेल इन मध्य प्रदेश, जहां पे फेमस जल सत्याग्रह हुआ था। फिर उत्तराखंड में हनोल का विलेज, कर्नाटका में विदुराश्वथर का विलेज जो कि महाराष्ट्र महाभारत के साथ लिंक्ड है। तो बेसिकली डेवलपमेंटल, स्कॉलिस्टिकल, हिस्टोरिकल, बहुत सारे अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से 1 लाख विलेजों की यहाँ पे कल्चरल मैपिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में सुकेती विलेज, इसको एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क बोला जा रहा है। फिर भाई पांद्रेथान कश्मीर में, इसको विलेज ऑफ शेवाइट मिस्टिक लाल दीद बोला जा रहा है, इसको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कौन से मिशन के अंदर हो रही है? मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। ये किसके अंदर आता है? नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंदर आता है। तो नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग के अंदर मेरा गांव मेरी धरोहर, उसके अंदर ये 1 लाख विलेजेस की मैपिंग यहां पे की गई है। ठीक है, तो एनएमसीएम में ये जो नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, इसका टारगेट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बनाना है आर्ट फॉर्म्स का, आर्टिस्ट का, बाकी रिसोर्सेज का अक्रॉस द कंट्री। कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको 2017 में लॉन्च किया था। वैसे तो इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी थी, बाद में इसको 2021 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को हैंड ओवर किया। तेजी से चीजें उसके बाद से हो रही हैं। टोटल 469 करोड़ रुपीस का बजट इसको एलोकेट किया गया था। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इसने कल्चरल एसेट मैपिंग की है इन विलेजेस की फील्ड सर्वेस के थ्रू। ड्रोन्स वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कॉमन सर्विसेज सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबने यहाँ पे ओवरऑल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है,
जो सर्वे है ये बेसिकली डॉक्यूमेंट करता है कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ विलेजेस को। यहाँ पे सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ताकि वो अथॉरिटीज को बता सकें कि हाँ भाई उनके विलेज में ऐसा क्या खास है। तो बेसिकली एक CSC विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, कॉमन सर्विसेज सेंटर का विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के साथ मीटिंग कंडक्ट की जाती है, लोकल्स के साथ बातचीत की जाती है, उन लोकल से पूछा जाता है कि भाई आपके गांव में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा कस्टम है, क्या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है, कौन से ट्रेडिशन चलते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपके गांव में रही हैं, आपके फेस्टिवल्स, आपके बिलीफ, आपके आर्ट, आपके कल्चर। और जब भी एक पर्टिकुलर विलेज को मैप किया जाएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। अभी के लिए 1 लाख विलेजेस कवर हुए हैं, लेकिन IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का बोलना है कि 6.5 लाख विलेजेस इन द कंट्री को यहां पे कवर किया जाएगा। 6,500 विलेज क्लस्टर्स के ऊपर यहां पे स्पेशल फिल्म्स बनाई जाएंगी जो कि उनके यूनिक हेरिटेज को पोर्ट्रे करेंगी। अभी के लिए 750 क्लस्टर विलेजेस के ऊपर ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। ये 360 डिग्री व्यू देती हैं विलेज का, ड्रोन से उनकी शूटिंग वगैरह हुई है। VLE के मतलब ओवरऑल ये जो वीडियोस हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल होंगे। एक वेब पोर्टल है द नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस, उसके ऊपर ये सारी फिल्म्स अवेलेबल होंगी। बाकी भी जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं इन 1 लाख विलेजेस के वो भी अवेलेबल होंगे। और जैसे जैसे और विलेजेस मैप होते जाएंगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन इस नेशनल कल्चरल वेब वर्क प्लेस पोर्टल पे अवेलेबल कराई जाएगी। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया दोस्तों तो जरूर दबा दीजिएगा। द ट्रंप इंडिक्टमेंट अ पोलराइज्ड अमेरिका, नारायण लक्ष्मण साहब का एक आर्टिकल है। क्या बताया जा रहा है, अभी मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इंडिक्ट किया है फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। 34 फेलोनी चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए। ऐसा बोला गया कि इन्होंने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया है, कुछ और क्राइम्स कमिट करने का इंटेंशन रहा है इनका। 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप एक कंटेंडर हैं। पिछले 2-3 सालों में इनके अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं, इनके अपोजिशन को लगा कि ये खड़े नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए अपने फॉर्म में, अब फॉर्म में आ गए हैं तो सब यहां पे लड़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने। सारे इंडिक्टमेंट के केसेस उनके ऊपर खोल दिए गए हैं। देखिए एक बात तो तय है कि 2016 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में डोनाल्ड ट्रंप ने लीगैलिटी की बाउंड्रीज को वायलेट तो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे अगले साइकिल के लिए, तो जॉर्जिया में फुलटॉन काउंटी के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये उनके ऊपर इल्जाम है। फिर जो कैपिटल हिल राइट्स हुए थे 6 फरवरी 2021 में, उसमें ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। कैपिटल हिल में घुस गए थे प्रोटेस्टर्स, नई सरकार को नहीं बनने दे रहे थे। तो इन सब पोटेंशियल केसेस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब जॉर्जिया में रिपब्लिकन्स हार गए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और एसोसिएट्स ने कैसे प्रेशर डलवा के उस पर्टिकुलर लॉस को रिवर्स कराने की कोशिश की, ये इल्जाम लगाए गए। तो बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। जॉर्जिया के जो स्टेट सेक्रेटरी थे ब्रैड रेफेन्सबर्गर, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रेशर डाला गया कुछ गलत काम करने के लिए। तो ये सारे इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है और ओवरऑल इन सब चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन यहां पे चल रही है। फिर ये भी पॉर्न स्टार वाला जो इशू आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पैसा दिया था, हश मनी दिया था उसको चुप कराने के लिए। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की गलत प्रकार से हैंडलिंग की है, ठीक है ना, कि जब उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि व्हाइट हाउस में रहने चाहिए थे उसको अपने प्राइवेट रेजिडेंस में लेके चले गए। जो मारा लागो करके रिजॉर्ट है फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पे लेके चले गए डोनाल्ड ट्रंप। बाद में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कई डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद किए जो कि एक्चुअली में व्हाइट हाउस से निकले थे। फिर ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस डीलिंग्स में घपला है, करप्शन, इनकम टैक्स को अवॉइड करना। तो ये सब चीजों को देखो तो डोनाल्ड ट्रंप का केस तो थोड़ा कमजोर है, बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ विच हंट चल रही है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन चल रहा है। तो इस समय पे यूएस की पॉलिटी बहुत हद तक पोलराइज्ड है। ओवरऑल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट यही दो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं यूएस की और ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन सी बनी हुई हैं। अगर आप देखो तो 2016 में 47% रिपब्लिकन डेमोक्रेट से नफरत करते थे, उनको करप्ट बोलते थे, इमोरल बोलते थे, और 35% डेमोक्रेट यही बात रिपब्लिकन्स के लिए बोलते थे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू अगस्त 2022 72% रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट को इमोरल बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं, और 63% डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स को इमोरल बोलते हैं, करप्ट बोलते हैं। तो एक दूसरे के लिए घृणा का भाव बढ़ता जा रहा है।
अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही कि रिपब्लिकन पार्टी एक तरफ, डेमोक्रेट पार्टी एक तरफ, इसको फॉलो करने वाले लोग दूसरों को बकवास समझते हैं, डेमोक्रेट को फॉलो करने वाले लोग रिपब्लिकन को बकवास समझते हैं और एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। बट ऐसा होना नहीं चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर एक तबका जीत गया है तो उस तबके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरे देश के लिए काम करना, और उसके लिए उसको अगर अपोजिशन के साथ इंगेज भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए। लेकिन दो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक एक दूसरे के साथ चढ़ जाएंगी कि एक दूसरे के साथ किसी भी एक कॉमन ग्राउंड को वो शेयर नहीं कर सकती, कोई भी एक कॉमन थॉट प्रोसेस नहीं रख सकती, तो ये अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात है। ठीक है, और पास्ट में इस पर्टिकुलर टेंशंस के व्यू पॉइंट हमने देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बैरक ओबामा ने जितनी मेहनत की थी JCPOA को लाने में, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उस सबको ओवरटर्न कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन ने, बैरक ओबामा डेमोक्रेट की सारी मेहनत को ओवरटर्न कर दिया। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से यूएस बाहर निकल गया, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकल गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर किया, JCPOA से एग्जिट कर लिया, हेल्थ बिल को कमजोर करने की कोशिश की। तो जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने मेहनत की थी, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरटर्न करके रख दी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई तो होगी ना। वैक्सीन मैंडेट्स, एक राष्ट्रपति लाने की बात करता है, दूसरा राष्ट्रपति बोलता है वैक्सीन मैंडेट बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम खड़े होकर बोलते हैं वैक्सीन मैंडेट बकवास है। बिल्कुल कोरोना के पीक पे एक पब्लिक रैली में डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी, आप कह लो सेफ्टी गियर के, बिना किसी मास्क के खड़े हुए नजर आ रहे थे। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स इस समय पे चल रही है, प्रोपोगेंडा मैसेजिंग चल रही है, और ये इतनी खतरनाक है दोस्तों इस समय पे यूएस के अंदर कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे जेल हो भी जाती है तो भी ओवरऑल रिपब्लिकन्स के बिहाफ पे जो भी दूसरा लीडर यहां पे उठ के आएगा वो भी इसी प्रकार की फ्रैक्शियस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगा। एक चीज तो तय है, अगर रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं अंडर डोनाल्ड ट्रंप या फिर एनी अदर प्रेसिडेंट, तो इंडिया के लोगों को यूएस में जाके काम करना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि H1B वीजास के क्वांटम को बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से कम कर दिया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल अपोजिट व्यू पॉइंट है। इस समय पे अगर जो बाइडेन बाहर के लोगों को वीजा दे रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही नहीं देगा, या कोई भी दूसरा रिपब्लिकन नहीं देगा। तो डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स कुछ पर्टिकुलर मुद्दे को लेके एक दूसरे के इतने ज्यादा अगेंस्ट है ना कि ओवरऑल जो दूसरा कर रहा है उसका उल्टा ही करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके स्टेप्स ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में कैसे हैं। तो एक्चुअली में यूएस जो कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी रही है, जैसा उसके फाइंडिंग फादर्स ने उसको इन्विसेज किया था, आउट ऑफ मैनी वन, ये ओवरऑल कैरेक्टर यूएस का थोड़ा यहां पे कॉम्प्रोमाइज होता नजर आ रहा है। बहुत हद तक दोनों पार्टीज इस हद तक एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं कि किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनी, सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है। फिर नेक्स्ट सम एडवाइस टू इंडिया ऑन द IFA नेगोशिएशन। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉरिबंड कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है WTO का। 100 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है क्या? ओवरऑल रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट मेजर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज करना और स्ट्रीमलाइन करना आगे आने वाले समय में। अब समझिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट अलग है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अलग है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मान लो इंडिया ने यूएस के साथ डील कर ली, जर्मनी के साथ डील कर ली, यूके के साथ डील कर ली, ठीक है ना भाई, कनाडा के साथ डील कर ली, तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे कम इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे ड्यूटी पे, उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे कम ड्यूटी पाएंगे, हमारा मार्केट का एक्सेस दूसरी कंट्री पास होगा, दूसरी कंट्री पास हमारे मार्केट का एक्सेस होगा। ये तो हो गई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में ये प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस एंगेजमेंट की क्या है। जैसे पर्टिकुलर ट्रेड के मैकेनिज्म में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको रिजॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में डिटेल में लिखा हुआ होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को लगता है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का वायलेशन हुआ है तो उस केस में वो कंट्री इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के मैकेनिज्म के पास जा सकती है और हर्जाना कंपनसेशन भी मांग सकती है। तो BIT दो कंट्रीज आपस में मिलकर बहुत ढंग से निगोशिएट करती हैं। लेकिन यहां पे IFA एक अलग ही चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। 100 से ज्यादा चूंकि कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो आप बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया जैसी कंट्री अपने मन के कह लो प्रावधान पूरी तरीके से इस एग्रीमेंट में डाल नहीं पाएंगे। अब इंडिया IFA नेगोशिएशंस का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है? उसकी वजह यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो उस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है जो इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ साइन कर रखी है तो इंडिया को इंटरनेशनल लीगल फॉरम्स में घसीटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ IFA।
तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में गड़बड़ होती है तो ISDS में जाने के बजाय IFA का जो एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है वहां पे भारत की सरकार को घसीटा जा सकता है, ऐसा इंडिया को लगता है। और यही बात इंडिया के जो काउंसलर हैं WTO में, अनवर शेख साहब, ये पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को इस्तेमाल करके BIT के अंदर IFA के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकते हैं ओवर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ BIT। इंडिया ने बोला ये नहीं चल पाएगा। इंडिया ने बोला कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में हमने जो भी नेगोशिएशन किया है, जो भी बातचीत की है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो ओवरऑल एग्जिस्टिंग लीगल मैकेनिज्म से होगा। IFA नए प्रोविजन के हिसाब से हम इसको नहीं मानते। ठीक है, एक चीज होती है FET, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। अब कुछ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दोस्तों 5, 10, 15 साल पहले साइन की गई थी। उस समय पे फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, आज एग्जिस्ट करता है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में चूंकि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट नहीं है, तो इस कंसेप्ट को लाने के लिए IFA के प्रोविजंस को जबरदस्ती BIT पे लागू किया जा सकता है और इससे डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान हो सकता है, इंडिया जैसी कंट्रीज को। तो इस बात को लेकर इंडिया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब इस बात को लेकर क्या इंडिया की यहां पे अप्रोच सही है? देखिए, बात यह है, एक्सपर्ट्स यहां पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया जरूरत से ज्यादा ही घबरा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर मान लो ISDS में BIT के किसी एक क्लॉज को लेके IFA को जबरदस्ती घसीटा जाता है, तो इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूटमेंट सेटलमेंट की सोसाइटी जो है वो पता है क्या बोलेगी? वो बोलेगी, सॉरी, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS। तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ये बोलेगा कि भाई देखिए, BIT इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, BIT को आप अमेंड कर सकते हैं। जो भी BIT आपने दूसरी कंट्री से साइन की है, आप सिंपली उस BIT को अमेंड करो और बोलो कि IFA के प्रोविजंस इन BIT पे लागू नहीं होंगे। पहली चीज समझ गए बात को। तो अगर भारत सरकार को इस बात का डर है कि एग्जिस्टिंग BITs में IFA के क्लॉज को जबरदस्ती घुसड़ा जाएगा, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया अपने बायलैटरल BIS को अमेंड कर सकता है और बोल सकता है कि IFA के प्रोविजंस यहां लागू नहीं होंगे। बट ये बात सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं करती है। अगर दूसरी कंट्री IFA की मेंबर है तो हो सकता है वो BIT के अमेंडमेंट से मना कर दे, क्योंकि हर पार्टी यहां पर अपना अपना फायदा देखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो IFA के कोई प्रोविजन का ब्रीच हो जाता है, उससे इन्वेस्टर के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस खराब हो गए और ओवरऑल पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट शुरू कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो। वो ISDS ट्राइब्यूनल में बैठे हुए जज पे डिपेंड करता है कि IFA के वायलेशन के लिए BIT के प्रोविजन को इन्वोक करना है कि नहीं करना है। हालांकि कुछ ऐसे जज हो सकते हैं ISDS में जो कि IFA का एक्सटेंशन कर दें टू द रिस्पेक्टिव BIT, इसीलिए BIT को यहां पे अमेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। बट हमेशा आप ये बोलो कि FIA के बेसिस पे BIT में इन्वेस्टर के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर दिया गया, ये हम लिखित में हर बार प्रूव कर देंगे, तो ये इतना आसान भी होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर जो कंट्रीज IFA को नहीं साइन कर रहे हैं, जो नॉन सिग्नेटरी कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की, उसमें क्लियर कट IFA के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा सकता है कि जो कंट्रीज नॉन सिग्नेटरी हैं IFA की, उनके ऊपर IFA के ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू BIT लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार के कुछ टेक्स्ट को इंक्लूड करके ओवरऑल इंडिया जैसी कंट्रीज के जो रिजर्वेशंस हैं इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फिर IFA ISDS ट्राइब्यूनल को बाइंड नहीं कर सकता, ये बात बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर ISDS में कोई हिला हुआ जज बैठा है तो वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ के इंस्ट्रूमेंट का एम्बिट लेके IFA को BIT की तरफ घसीट सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि या तो आप IFA के एग्रीमेंट में ये लिख दो कि जो नॉन सिग्नेटरी कंट्री है उसके केस में IFA BIT में इंक्लूड नहीं होगा। मान लो कोई कंट्री IFA का पार्ट बनना भी चाहती है, तो उस केस में वो कंट्री BIT को अमेंड करके ये बोल सकती है कि IFA के प्रोविजंस उसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव BIT पे लागू नहीं होंगे। तो रिसेंटली कल ही मैंने आपको न्यूज़ में बताया कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो 6.5% का रेपो रेट है हम इसको 6.5% ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन दी गई है 2023-24 की, वो दी गई है 5.2% और ओवरऑल यहां पे जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.4% की है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों यहां पे रेपो रेट क्यों नहीं बढ़ाया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उसका रीजन ये है
कि अगर आप रेपो रेट को बढ़ाते जाओगे तो इंटरनेशनल एजेंसीज को यह इंडिकेशन जाएगा कि भारत सरकार इनफ नहीं कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्शंस है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 की वो है 6.3%। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रेपो रेट बहुत लंबे समय से भारत सरकार बढ़ाई जा रही है। 250 बेसिस पॉइंट 2.5% रेपो रेट बढ़ाया गया है पिछले कुछ महीनों में। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया का घट रहा है, इसलिए इंटरनेशनली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इंडिया में नजर आना चाहिए, इसी के लिए यहां पे रेपो रेट बढ़ाया नहीं गया। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शक्तिकांता दास साहब ये बोल रहे हैं कि एकोमोडेटिव स्टांस का विड्रॉवल जारी है। अभी के लिए भले हमने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है बट आगे हम रेपो रेट बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि हम रेपो रेट बढ़ाएंगे नहीं। ओके, अब बात यह दोस्तों कि इंटरनेशनली चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि आपको पता नहीं चल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का 5.2% का एस्टिमेशन देने में जो एक बेसिक प्रीमाइस यहां पे आरबीआई के द्वारा लिया गया वो ये है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम $85 पर बैरल है। लेकिन रिसेंटली ही आपने ये न्यूज सुनी होगी कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो आउटपुट को कट करेंगे। अब अगर ये आउटपुट को कट करेंगे तो ये $85 पर बैरल, $100 पर बैरल, ये उससे ज्यादा हो सकता है। तो जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस किए हैं ना आरबीआई ने, वो $85 पर बैरल पे किए हैं। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का क्वांटम भी बढ़ने लगेगा। फिर अभी के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एल नीनो नॉर्मल होने वाला है, एल नीनो ला नीना दोनों है, तो मॉनसून पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं इंडिया के, तो हमारी फसल ठीक ठाक होगी। लेकिन अगर मॉनसून पे इंपैक्ट आ जाता है, मॉनसून रेनफॉल कम होती है, तो हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा, फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी के समय पे जो प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो अभी के एस्टिमेशंस के बेसिस पे दिए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ये प्रोजेक्शंस और ये एस्टिमेशंस बहुत तेजी से बदल सकते हैं, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। तो बस हम ये सोच सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें पॉजिटिव तरीके से हों। और अगला, लीगो इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र में बनाने की। 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहां पे एक डिटेक्टर लगाया जाएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली इसी प्रकार की एक न्यूट्रिनो एडवर्सरी तमिलनाडु में भी सेटअप करने की कोशिश कर रही थी केंद्र की सरकार, लेकिन वहां पे भयंकर अपोजिशन आया है। और ओवरऑल महाराष्ट्र में भी जो सेटअप हो रहा है इसमें भी यहां पे पर्टिकुलरली अपोजिशन आने वाला है। अब इस प्रकार की लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अगर आप इंडिया में लगाते हो तो उससे होगा क्या? देखिए, दुनिया की जो कैपेबिलिटी है ग्रेविटेशनल वेव्स इन द स्काई को मेजर करने की, वो बढ़ेगी। ओवरऑल इस लीगो की ऑब्जर्वेटरी को महाराष्ट्र से बनाने में होगा क्या? इंडिया बनेगा एक ग्लोबल साइट ऑफ ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च। ट्रेनिंग में ऐड करेगा ये, प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज की हैंडलिंग इंडिया में होगी, सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आएगी। एक बड़े साइंस प्रोजेक्ट को इंडिया चला रहा है, ये रेपुटेशन इंडिया के पास आएगी। लेकिन इस चीज को करने के लिए भारत सरकार को समय समय पे पैसा एफिशिएंट क्वांटम में रिलीज करना होगा, और जो भी रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं उसको बिना डिले ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा। और इसके साथ साथ नो डाउट लॉन्ग टर्म में बिग साइंस जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेल करवाता है वो हमें फायदा देंगी, नो डाउट। अब अगर आप देखो दोस्तों तो इंडिया के अंदर कुछ और साइंस प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवरऑल बेनिफिशियल तो है बट उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल चलाकेरे साइंस सिटी, फिर जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो तमिलनाडु के अंदर लगाई जा रही है वो भी यहाँ पे स्टॉल हो रखी है। क्योंकि क्या होता है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को जब आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हो तो बड़ा लैंड चाहिए, तो लैंड यूज चेंज होगा। हो सकता है उस बड़े लैंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, फॉरेस्ट हो, लोगों के घर हो, वो सब यहाँ पे चले जाएंगे। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो अवधारणा है वो वायलेट होगी। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टारगेट्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। साइंटिफिक प्रोग्रेस ज्यादा जरूरी है या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ज्यादा जरूरी है, ये अपने आप में हॉटली डिबेटेड और कंटेस्टेड टॉपिक रहा है। यूएस में हवाई आइलैंड में 30 मीटर टेलीस्कोप लगाया गया, और वो जो 30 मीटर टेलीस्कोप लगाया गया वो एक ऐसी जमीन पे लगाया गया जो वहां के लोकल लोग प्योर मानते थे, सेक्रेट मानते थे, इनवॉलेबल मानते थे। तो वहां पे भी इस तरीके का एक बवाल हुआ था। तो बेसिकली आज की डेट में ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो एजेंट बन के रह गया कोलोनाइजेशन का। चूंकि साइंस के प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पे बताया जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो जो बिग एक्सपेरिमेंटल साइंस अंडरटेकिंग से इंक्लूडिंग द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, देखिए बात यह है
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले आप अपने हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी गरीबी, अपनी भुखमरी को हटाने के लिए काम करो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च पब्लिक वैल्यू को छोड़ के साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देख के करती है। लेकिन अभी के लिए जो देश गरीब है, जहां भुखमरी है, वहां के लोग वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख पाएंगे। ऑथर यही यहां पे कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया अगर इंटरनेशनल बेसिस पे लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन करता है तो लॉन्गर टर्म में इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जो इकोसिस्टम है, इसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ये लीगो इंडिया वंडर्स कर सकता है इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्टर टर्म में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस पर्टिकुलर पैसे को हेल्थ, एजुकेशन, भुखमरी हटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लीगो जैसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा एक बहुत बड़ा तबका इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जिनके पास पैसों की कमी है वहां पे अपोज करेगा। वो हमारी फोरसाइटेडनेस पे डिपेंड करता है कि हम कितना समझ सकते हैं कि फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा कंटेंट देखने के लिए ओवरऑल मेरी ऐप पे लॉगिन करें। ऐप का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।